Okay, so let's continue our discussion. Uh, Most of the time, just to simplify our discussion, हम assume कर रहे होते हैं कि transmission line जो है वो lossless है, ठीक है? और अब तक हमने भी यही किया है कि हम assume कर रहे थे कि जिस transmission line को हम discuss कर रहे हैं और जिसको हम as a circuit diagram इस तरह show कर रहे हैं, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी इंडस्ट्रिक इम्पीडेंस Z0 है जो कि एक रियल नंबर है और इसका जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है जो कि बीटा है। सो ये हमारे पास लॉसलेस ट्रांसमिशन। एंड इन रियल वर्ल्ड there is no such thing as lossless. There will always be losses. So now when we try to move from ideal discussion that is lossless to lossy, तो हमें फिर lossy transmission line को भी एनालाइज करने का तरीका आना चाहिए और हमें ये देखना होगा कि लॉसेस को जब हम इंक्लूड करेंगे अपने डिस्कशन में तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम थोड़ा सा लॉसी ट्रांसमिशन लाइन को भी डिस्कस करें, सो जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इफ यू रिमेंबर जब हमने लॉसी ट्रांसमिशन लाइन की बात की थी हमने कहा था कि उसके प्रोपगेशन कांस्टेंट को हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमने मॉडल बनाया था लम्प्ड मॉडल उसके बेस पे हमने ये फाइंड भी किया था कि ये जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है ये इसकी वैल्यू क्या होगी। उसकी इक्वेशन ये थी r प्लस जे ओमेगा एन इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी अंडर द। अब ये क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर हमने ये कहा था कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे वंस हमें आर एल जी सी और ऑफ कोर्स ओमेगा की वैल्यू जिस वैल्यू के लिए हम फाइंड करेंगे वो जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास इससे एक रियल पार्ट भी आएगा जिसको हम फिर किससे डिनोट करते हैं अल्फा से और इससे जो इमेजिनरी पार्ट आता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा के साथ। तो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जब हम लॉस लेस ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे थे हम सिर्फ बीटा की बात कर रहे थे और अब आपको नजर आ रहा है कि बीटा कौन सा पार्ट था, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब है कि लॉस लेस ट्रांसमिशन लाइन का जो अल्फा है वो जीरो होता है और अल्फा इज आल्सो वेरी मच क्लियर कि ये अल्फा है क्या चीज, अल्फा क्या चीज है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस होगी तो ऑफ कोर्स उसमें तो एटेन्यूएशन नहीं होगी, तो एटेन्यूएशन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट उसका जीरो है। तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन कितनी लॉसी है या लॉसलेस, ठीक है। अब हमारा क्योंकि कंसर्न लॉसी ट्रांसमिशन लाइन के साथ है इसका मतलब है कि ये अल्फा की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। सो दिस विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। बीटा जो है ऑफ कोर्स चाहे ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है या लॉसी है बीटा होगा क्योंकि बीटा जो है वो क्या चीज है, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट का लॉसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फेज कांस्टेंट का ताल्लुक किस चीज के साथ है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जब सिग्नल प्रोपगेट होगा तो उसका फेज चेंज होगा। अब वो फेज कैसे चेंज होगा, उसकी क्या बिहेवियर होगा वो बीटा से हमें पता चलेगा, ठीक है। सो ये जो लॉस सी ट्रांसमिशन लाइन है इसका हम एक आप कह सकते हैं एक अप्रोक्सीमेटेड वो निकालना चाहते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करना जो है और उससे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना जो है इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। तो इसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेशन एक निकाल सकते हैं ताकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें और उस अप्रोक्सीमेशन का ताल्लुक होगा कि हम ये हमारा अजम्पशन होगी एंड दैट विल बी अ वेरी वैलिड अजम्पशन। वो ये होगा कि हम अज्यूम करेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो लॉसी तो है लेकिन लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको इस तरह देखें कि ऑल मैन्युफैक्चरर्स जो भी ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन कर रहे हैं, फैब्रिकेट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं,
उनका कंसर्न यही होगा कि हम अपने ट्रांसमिशन लाइन जो हम बना रहे हैं उसमें लॉसेस कम से कम हो, ताकि आप कह सकते हैं कि कस्टमर्स कंज्यूमर्स दे डोंट कंप्लेन, दे आर हैप्पी विथ द ट्रांसमिशन लाइन दैट दे आर बाइंग फ्रॉम एनी मैन्युफैक्चरर। सो एज अ मैन्युफैक्चरर भी आप कह सकते हैं कि लॉसेस को हम मिनिमाइज कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स लॉसलेस तो नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि अच्छा कंडक्टर यूज करें, अच्छा डाइलेक्ट्रिक यूज करें, तो उससे ट्रांसमिशन लाइन की लॉसेस जो है वो कम हो सकती है। तो ये जो लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन है, इसको हम थोड़ा सा डिजाइन डिफाइन करते हैं कि किस बेस के ऊपर। अगेन दिस विल बी, आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी, लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन की डेफिनेशन क्या होगी। तो समवन हैज टू डिसाइड कि किस बेस पे क्या क्राइटेरिया होगा जिसके बेस के ऊपर मैं कहूंगा कि ये लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन है या नहीं। अदरवाइज एवरीवन विल हैव इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ लो लॉस। हमारे जो आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड जो है जिसके बेस के ऊपर एवरीवन विल डिसाइड कि ये लॉस लो लॉस है या नहीं है, वो ये है कि अगर आपके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है एज कंपेयर टू ओमेगा एल, और कंडक्टेंस की वैल्यू अगर लेस है एज कंपेयर टू ओमेगा सी, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि आर की वैल्यू आप फाइंड करें और फिर ओमेगा एल की फाइंड, अगर आर बहुत कम है ओमेगा एल से, आप जी की वैल्यू को देखें और फिर उसको कंपेयर करें ओमेगा सी की वैल्यू के साथ। अगर जी की वैल्यू भी वेरी वेरी स्मॉल है ओमेगा सी, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है एज पर द स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ये हो जाएगी लो लॉस। अब ये लो लॉस की जो क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर लिया है, लेट्स फाइंड आउट कि इसको हम यूज करके जो प्रोपगेशन कांस्टेंट की जो जनरल एक्सप्रेशन है हमारे सामने, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इससे फिर अल्फा की वैल्यू और फिर बीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन की डेरिवेशन कांस्टेंट कितना होगा और लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन का फेज कांस्टेंट कितना होगा, वो हम इस अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में और हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। सो इस इक्वेशन में पहले तो थोड़ा सा हम आप कह सकते हैं इसको मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई सेंस में कि फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है, इससे मैं क्या चीज़ कॉमन ले लूँगा, इससे मैं जे ओमेगा एल कॉमन ले लूँगा, और ये जो टर्म है इससे मैं जे ओमेगा सी कॉमन ले लूँगा। ठीक है, सो लेट्स सी के इससे क्या होगा। तो मेरे पास क्या चीज़ मैंने कॉमन ले ली है, एक जे ओमेगा एल को मैंने कॉमन ले लिया है, एक जे ओमेगा सी को मैंने कॉमन ले लिया है। तो अब आपके पास विद इन ब्रैकेट्स क्या रह जाएगा, वन प्लस आर डिवाइडेड बाई जे ओमेगा हो जाएगा, और वन प्लस जी डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी हो जाएगा, और दिस इज ऑल अंडर द रूट। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखें, एक्चुअली ये मैंने इसी एक्सप्रेशन से निकाला है, जिस तरह मैंने कहा कि इससे आपने ये कॉमन ले लिया और इससे आपने ये कॉमन ले लिया, उसके बेस के ऊपर क्या रिजल्ट हो गया। इन दोनों को भी हम आपस में मल्टीप्लाई करके इसको ब्रैकेट्स सॉरी अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। सो वी एंड अप विद जे ओमेगा एल सी। इस टर्म को हम अलग से लिख लेते हैं और जो बाकी टर्म्स हैं उनको हम इस तरह लिख लेते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज नाउ कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये होगा कि वन माइनस जे आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल प्लस जी डिवाइडेड बाय ओमेगा सी माइनस आर जी ओमेगा स्क्वायर एल सी अंडर। सो ये जो मैंने यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये मैंने क्या किया कि इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद किया। वंस वी हैव फॉर एक्सप्रेशन लाइक दिस, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली इक्वल है, क्योंकि मैंने इस वक्त कोई अजम्पशन नहीं अप्लाई की, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया। ओके, सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस assumption.
R is very much less than ओमेगा एल, G is less than ओमेगा C। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप लेफ्ट साइड पे आर जी हो जाएगा और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी। सो अगर R वेरी स्मॉल ओमेगा एल है, G लेस ओमेगा सी है, तो आर जी विल बी इवन मोर लेस देन ओमेगा स्क्वायर एल सी। ये जो कंडीशन है कि product of RG will be very very small than omega square LC, इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर आप देखें यहाँ पे आपको एक टर्म नजर आ रही है, दिस RG divided by omega square LC, क्योंकि RG बहुत small है as compared to this, so this small number divided by a very large number, this will make it zero। so मेरे पास सिंपली क्या हो गया कि प्रोपगेशन कांस्टेंट जो है, अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे अब बजाय इक्वल साइन यूज करके अप्रोक्सीमेटली इक्वल करूंगा, क्योंकि ये टर्म इन रियल सेंस कभी भी एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होगी, अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटेड कहूंगा। ठीक हो गया? तो अप्रोक्सीमेशन के बाद आपके पास सिंपली रह जाएगा जे ओमेगा सी एल एंड देन 1 माइनस जे आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल प्लस जी डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जी जे नहीं, ठीक है, सो जी डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। सो यहाँ पे जो अंडर रूट है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने इस पे एक सीरीज अप्लाई करनी है, टेलर सीरीज। सो अंडर रूट को मैंने इस तरह लिख दी। अब ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, इसको मैंने एक्सपेंड करना है इस पर। सो यू कैन कंसीडर दिस एज समथिंग लाइक दिस कि आपके पास है 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है, और ये जो x आपको नजर आ रहा है, मैं इसको x कह रहा हूँ, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स 1/2, इस पे अगर आप टेलर सीरीज अप्लाई करें, तो टेलर सीरीज में ये आपके पास है 1 प्लस 1/2x और फिर इस तरह 1/2x स्क्वायर प्लस 1/2x क्यूब, इस तरह आता जाएगा, ठीक है। सो वी नो कि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जो फर्स्ट टर्म्स हैं, फर्स्ट टू टर्म, दे आर सिग्निफिकेंट टर्म्स। जो बाकी टर्म्स हैं उनको हम हायर ऑर्डर टर्म्स कहते हैं, उनका इफेक्ट जो है वो स्मॉल है। सो मेन कंट्रीब्यूशन जो होगी वो इन दो टर्म्स की होगी। सो इन सिमिलर वे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स को ही मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन, तो प्रोपगेशन कांस्टेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जे ओमेगा LC under the root, and you will end up with 1 minus j by 2 r divided by omega L plus g divided by omega c। सो ऑल आई हैव डन इज, क्या क्या आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये 1/2 फैक्टर को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया और ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे केस में x ये है, ठीक है, तो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये आपके पास वो x j इंटू और ये टू, ठीक है। सो मैंने इसको टेलर सीरीज से सिंप्लीफाई किया। अब आप देखें, ऑल यू नीड टू डू इज कि इस टर्म को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो मेरे पास प्रोपगेशन कांस्टेंट की फाइनल एक्सप्रेशन क्या है कि वो मैं लिख रहा हूँ। इसमें हो जाएगा आपके पास ये आपके पास ऑफ कोर्स जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जे ओमेगा एल सी अंडर द रूट, ठीक होगी, और आपके पास जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस जे इंटू जे, जे स्क्वायर, सो प्लस हो जाएगा, सो प्लस ओमेगा एल सी अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 आर ओमेगा एल प्लस जी ओमेगा सी हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स ऑब्वियस कि ये जो आपको नजर आ रहा है जे समथिंग, सो जे समथिंग मस्ट बी बीटा,
ठीक है, जे के साथ जो टर्म है वो बीटा है और जो रियल टर्म है वो अल्फा है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें, ये आपको इमेजिनरी टर्म नजर आ रही है, तो ये जो है आपके पास ये बीटा है, और ये आपको नजर आ रहा है कि ये टोटली रियल नंबर है, तो ये है आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। इस अल्फा को अगर आप देखें, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती हैं। अगर आप इसको फर्दर इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा ओमेगा टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अल्फा को एक एग्जैक्टली मैं लिख लेता हूँ कि अल्फा किसके बराबर होगा, सिंपली 1/2 आर सी बाय एल अंडर द रूट प्लस जी एल बाय सी अंडर। ये एक्सप्रेशन कहाँ से मैंने लिखी है, जब मैंने इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एल अंडर रूट है, यहाँ पे एल है, तो आपके पास ये नजर आ रहा है आपको कि ये एल अंडर रूट डिनोमिनेटर में। ठीक है, नाउ वी ऑल्सो नो कि सो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि लो लॉस लाइन का अगर आपने अटेन्युएशन कांस्टेंट फाइंड करना है, इस एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे, और अगर लो लॉस लाइन का फेस कांस्टेंट आपने फाइंड करना है तो ठीक। एंड यू आल्सो नीड टू रिमेंबर कि ये जो कांस्टेंट है, ये इनका यूनिट्स भी आपको पता होना चाहिए। जो बीटा है इसका यूनिट है रेडियंस पर मीटर, और ये जो अल्फा है इसके यूनिट्स होते हैं नेपर पर मीटर। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे टोटली फॉरगेट कि ये अल्फा और बीटा के यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू टेक इनटू कंसिडरेशन कि इनके यूनिट्स क्या होंगे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू create a problem if you don't use the proper units। ठीक है, एंड यू आल्सो नीड टू रिमेंबर कि ये जो नेपर है, वन नेपर जो है वो बराबर है 8.86 डीबीस के बराबर है। सो मोस्ट आप कह सकते हैं कि डीबी जो है कॉमनली यूज्ड यूनिट्स है, तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि ये नेपर जो हम यूज करते हैं अटेन्युएशन कांस्टेंट के लिए, समटाइम्स आपको अटेन्युएशन कांस्टेंट डीबी में भी गिवन हो सकता है और नेपर में भी गिवन हो सकता है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप दोनों को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, नाउ जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को डिफाइन किया था कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की जो कि लॉसी ट्रांसमिशन लाइन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमने फाइंड किया था जब हम इक्वेशन फॉर्म में इसको डिराइव कर रहे थे। हमारे पास रिजल्ट ये था कि जो हमने टेलीग्राफर इक्वेशन से, फिर रिमेंबर ये मैं बात कर रहा हूँ मिड टर्म से पहले वाली, जब हमने टेलीग्राफर इक्वेशंस को सॉल्व किया था फॉर वोल्टेज एंड करंट, उन वोल्टेज और करंट की एक्सप्रेशन में जहां पे मेरे पास आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जे ओमेगा सी अंडर रूट आ गया था, उसको मैंने जेड नॉट का नाम दे दिया। और ये वो जेड नॉट है जिसको हम कहते हैं कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस क्या है। तो जब हम लिख रहे होते हैं कि जेड नॉट जो है वो 50 ओम है, या हम लिख रहे होते हैं कि जेड नॉट 100 ओम है, और तो क्वेश्चन है इसके, यहाँ पे तो मेरे पास मुझे नजर आ रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो रियल टर्म भी आएगी, इमेजिनरी, लेकिन इन प्रैक्टिकल केस आप देखते हैं कि आपको लिखा होता है कि ये केबल है, इसकी इम्पिडेंस इतनी है, तो ये रियल नंबर। वेयर इज द इमेजिनरी पार्ट? द इमेजिनरी पार्ट इज कैंसल आउट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन जो यहाँ पे मैं लिख रहा था कि लो लॉस लाइन का मतलब क्या होगा कि R will be very much less than omega L, G will be very much less than omega C। तो ये कंडीशन अगर आप इसमें पुट करें इस इक्वेशन कि R जो है very much less than omega L है, G is very much less than omega, तो इसका मतलब है कि इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास सिंपली क्या रह गया, Z नॉट इज J omega L divided by J omega C, this cancel out, so Z naught is simply L by C under root, and you can clearly see कि ये आपके पास एक रियल नंबर है जो आपको नजर आता है कि ये 50 ओम है, 100 ओम है, या 75 ओम है। तो कॉमनली यूज्ड आप कह सकते हैं केबल्स जो आपको प्रैक्टिकल रियल लाइफ में, जब आप कोई कोएक्सियल केबल आप लेते हैं, आप कहते हैं कि इसकी इम्पिडेंस कितनी है, 50 है, 75 है, 100 है, तो ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन से आएगा। The inductance per unit length of the transmission line divided by the capacitance per unit length of that transmission line, उससे जो रिजल्ट आता है वो 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, 100, ऑफ कोर्स
मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने एल को कितना रखा हुआ है, सी को कितना रखा हुआ है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। नाउ हमारे पास ये जो हमने सारी डिस्कशन की थी, ये सारी डिस्कशन अब आप अप्लाई कर सकते हैं जब हम इस लॉसी ट्रांसमिशन लाइन को जब हम किसी लोड के साथ लगाएंगे। अब हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि Z नॉट है और साथ में अब अल्फा भी लिखेंगे, साथ में बीटा भी लिखेंगे। पहले हम अल्फा को मेंशन ही नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द रीजन कि अल्फा की वैल्यू 0 थी। अब ये अल्फा को इंडिकेट करने का इनडायरेक्ट मतलब यही है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये अब एक लॉसी ट्रांसमिशन लाइन। अब इस लॉसी ट्रांसमिशन लाइन को भी जब कोर्स हम यूज करेंगे तो लोड के साथ कनेक्ट करेंगे यहाँ, और हो सकता है कि सिचुएशन ये हो कि हमारा लोड ट्रांसमिशन लाइन के साथ मैच ना हो। तो एज अ रिजल्ट ये जो सर्किट है इसमें हमारे पास इस डायरेक्शन में भी वेव प्रोपगेट कर रही होगी, इस डायरेक्शन में भी वोल्टेज वेव प्रोपगेट कर रही होगी। तो हमारे पास जो वोल्टेज और करंट है उनकी एक्सप्रेशन में क्या फर्क आएगा, अगर वो हम देखें। इट्स सिंपल, मैं सिर्फ इसको समराइज कर लेता हूँ। इट्स द सेम लॉजिक जो हमने लॉसलेस लाइन के लिए किया था, वही कंसेप्ट है। सिंपली चेंज क्या होगा कि जहां पे आप लोग पहले यूज कर रहे थे जे बीटा, इक्वेशंस में जहां पे भी आप पहले जे बीटा यूज कर रहे थे लॉसलेस केस के लिए, आप उसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, गैमा यूज कर रहे हैं। तो वोल्टेज की जो एक्सप्रेशन है, फिर रिमेंबर वोल्टेज की एक्सप्रेशन मैं इसके साथ साथ लिख लेता हूँ। लॉसलेस केस में हमने इसको इस तरह लिखा था, हमने लिखा था वी नॉट प्लस ई पावर माइनस जे बीटा जेड प्लस गैमा। जनरल फॉर्म में इसको मैंने गैमा कहा था, तो लेट मी कीप इट एज अ गैमा एंड ई पावर प्लस जे बीटा जेड। ये हमने कौन से उसके लिए किया था, लॉसलेस की। अब ये क्योंकि लॉसी है तो लॉसी के लिए क्या चेंज होगा, जिस तरह मैंने बताया। अब आप देखिए मैं लॉसलेस के लिए इक्वेशन लिखा हूं। सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस, जो मैं आपको पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि जहाँ पे जे बीटा था वहां पे आप गैमा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जे बीटा की जगह गैमा यूज कर रहा हूँ, जे बीटा की जगह गैमा यूज कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप करंट की एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। करंट की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, इट विल बी सिंपली वी नॉट प्लस डिवाइडेड बाय जेड नॉट हो जाता है। सो आई डोंट नीड टू रीडिराइव ऑल ऑफ द इक्वेशंस। जो भी हम इक्वेशंस लॉसलेस के लिए कर चुके थे उसमें सिंपल आपने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है और आपके पास सारी इक्वेशंस आ जाएंगी जो आप लॉसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए एप्लीकेबल होगी। बेस्ड ऑन दैट अब हम, क्योंकि वी जेड और आई जेड की एक्सप्रेशन में यहाँ पे आई जेड की भी लिख लेता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉसलेस केस में हम ये एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे। Once you know the expressions for voltages and current at different points, if you remember, इसको यूज करके फिर हमने ये भी फाइंड किया था कि इस ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट पे कितनी इंपेडेंस होगी। अब जो हमने फिर डिराइव भी की थी, हमें इसको लिख आपको जो हमने पहले लिख चुके हैं बहुत दफा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, जिसमें टेंजेंट फंक्शन इन्वॉल्व था वो आपने किया। अब क्योंकि वोल्टेज की एक्सप्रेशन चेंज हो गई है तो अकॉर्डिंगली जेड इन की एक्सप्रेशन भी चेंज होगी। द आइडिया इज हम जेड इन कैसे फाइंड करेंगे, हाउ मच इज द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, it must be equal to what is the voltage. Before I continue my discussion, let me share the attendance link with you. चैट विंडो में जी मैंने आपके साथ अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया है, तो मेक श्योर कि आप अपनी अटेंडेंस आज के लेक्चर खत्म होने से पहले मार्क कर दें। ठीक है, ओके। सो जेड इन हम कैसे फाइंड करेंगे, जेड इन में हमें क्या करना पड़ेगा कि वोल्टेज एट z इक्वल टू माइनस एल पे कितनी है और उसको हम डिवाइड कर देंगे कि करंट एट z इक्वल टू माइनस एल कितना है। क्यों हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि
हम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ हमने अज्यूम की हुई है कि L है, और हम लोड जहां पे लगा हुआ है वो Z इक्वल टू 0 पे है, और इनपुट की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनपुट हम कहाँ पे होंगे, Z इक्वल टू -L पे होंगे। तो अगर हमने इस जगह पे इम्पीडेंस फाइंड करनी है तो हमने वोल्टेज देखनी है कि यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे करंट कितनी है, तो इट मीन्स कि हमें ये करना पड़ेगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, आपने सब्स्टिट्यूट करना है। मैं फाइनल रिजल्ट में इंटरेस्टेड हूँ, आपके पास ये रिजल्ट आएगा। नाउ इट्स इजी फॉर यू टू कंपेयर कि जब हम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की इनपुट इम्पीडेंस फाइंड कर रहे थे, और अब जो लॉसी ट्रांसमिशन लाइन है इसकी इम्पीडेंस में आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा है कि इसमें आपके पास टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, टेंजेंट हाइपरबोलिक, ये आपको नजर आ रहा है, टेंजेंट हाइपरबोलिक। और लॉसलेस के लिए भी मैं लिख लेता हूं ताकि आप कंपेयर करें। लॉसलेस के लिए Zn इसके बराबर था। सो यू कैन क्लियरली सी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। So make sure कि whenever you are using input impedance equation, तो अगर लॉसी होगी तो फिर ये इक्वेशन आपने यूज कर, और अगर लॉसलेस होगी तो फिर ये इक्वेशन। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर इक्वेशन यूज करें। सिमिलरली रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की भी हम बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में भी चेंज आएगा, और वो ऑब्वियस है, कैसे चेंज आएगा आप देख लें। जब आपके पास ये इक्वेशंस थी, दिस वन लॉसलेस केस में, इसमें प्रोपगेशन कांस्टेंट फाइंड, सॉरी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, जनरलाइज फॉर्म ये यूज की थी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वेव। अब इस केस में हमारे पास इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो डिफरेंट है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं अब डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या डिफरेंस आएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। सो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम जनरलाइज डिफाइन कर रहे हैं कि ये किस चीज का रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंसिडेंट। अब रिफ्लेक्टेड वेव को जनरलाइज फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिखते हैं वी नॉट माइनस ई पावर प्लस गैमा जेड। ये हम लॉसी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, मेक श्योर कि ये हम डिस्कशन कर रहे हैं लॉसी ट्रांसमिशन, दैट इज वाई मैं यहाँ पे गैमा यूज कर रहा हूँ। इंसिडेंट वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वी नॉट प्लस के साथ। अगेन वी नॉट माइनस और वी नॉट प्लस वो कांस्टेंट हैं जो जब आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन में जो कांस्टेंट्स होते हैं ये वो कांस्टेंट, और ये हो जाएगा ई पावर माइनस के मजीद। लॉजिक इज सिंपल कि यहाँ पे ये प्लस क्यों है और यहाँ पे माइनस क्यों है। जो हमारे पास इंसिडेंट वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और रिफ्लेक्टेड वेव इस डायरेक्शन में, ठीक हो। तो इंसिडेंट वेव पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रही है और ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो आपके पास टर्म है वी नॉट माइनस डिवाइडेड बाई, अगर हम लोड एंड की बात करें, लोड एंड, ठीक है ना, लोड एंड कहाँ पे है, अगर आप देखें ये वो लोड है जहां पे कनेक्टेड, लोड कहाँ पे कनेक्टेड है, लोड इज कनेक्टेड एट दिस। तो अगर लोड पे मैंने ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड करना है तो जेड को मैं जीरो पुट करूंगा,
जब आप z को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यू कैन क्लियरली सी कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट सिंपली रह जाएगा दिस वन। तो हमारे पास अब सिंपल ये है कि इसको हम शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरल फॉर्म में z है, तो मुझे शो करना चाहिए कि ये जो जिस पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ गैमा, ये डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू z के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक हो गया। लेकिन जब मैं इसको z इक्वल टू 0 के लिए एवेल्युएट करूंगा, तो मेरे पास सिंपली रह जाएगा v नॉट माइनस डिवाइडेड बाई v, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये जो जनरल एक्सप्रेशन में ये जो आपके पास लिखा हुआ है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ, बट इट्स कॉमन आप कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी के बजाय हम इसको लिखें गैमा ऑफ 0। हम सिंपली जब गैमा भी लिखते हैं, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि ये गैमा की वैल्यू किस जगह पे आप देख रहे हैं, z इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं। ये कंसेप्ट हमने लॉसलेस के लिए भी किया था, ठीक हो गया। तो गैमा z किसकी इक्वल हो गया, गैमा, और ये आपके पास हो जाएगा e प्लस 2 गैमा z हो जाएगा, e प्लस 2 गैमा। और इसको फिर इन टर्म्स ऑफ एल अगर मैं लिखना चाहें, तो गैमा ऑफ एल किसके बराबर जाएगा, गैमा ई पावर माइनस 2 गैमा। अब गैमा जो है, वी ऑल नो कि गैमा के जो रियल पार्ट है, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी को बीटा के साथ डिनोट करते हैं। तो इसको आप अगर फर्दर इसको सॉल्व करें, तो मैं इसको फाइनल कमेंट करूंगा कि गैमा एल, सॉरी दिस इज मिस्टेक, मैं यहाँ पे मेक श्योर करूँ कि ये मैं बात कर रहा हूँ गैमा एल की। सो गैमा एल विल बी इक्वल टू गैमा, और इसकी जगह मैं लिखूंगा माइनस 2 अल्फा एल लिखूंगा, और ई पावर माइनस j 2 बीटा एल की बात। ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है, ये कौन सी ट्रांसमिशन लाइन के लिए है, लॉसी के लिए। नाउ जस्ट टू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया, जो हमने लॉसलेस के लिए किया था, लॉसलेस के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू थी या एक्सप्रेशन थी, वो ये थी। इसको मैं लिख रहा हूँ, फिर आप देख लें कि इसमें क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। ये आपके पास लॉसलेस के लिए है, और ये जो पहले हमने डिराइव कर चुके हैं, ये आपके पास इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। डिफरेंस इज ऑब्वियस कि ये जो फैक्टर है, ये वाला, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द लॉसलेस केस। बेस्ड ऑन दैट रीजन हमने यही कहा था कि लॉसलेस केस में जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, लॉसलेस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो वो मैग्नीट्यूड में सिर्फ ये रह जाएगा, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब है कि इट डजंट मैटर कि एल की वैल्यू क्या है, आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन इस केस में जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो इस मैग्नीट्यूड में ये फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये चीज आ जाएगी। इसका मतलब है कि अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि वो चेंज होगी। एल चेंज होगा तो ये फैक्टर चेंज हो जाएगा, और आपको नजर आ रहा है कि ये माइनस है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप लोड से सोर्स की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप लोड से सोर्स की तरफ जाएंगे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। So it's very important that you are able to differentiate in the behavior of different transmission line parameters whenever you are considering a lossless transmission line, and whenever you are considering a lossy transmission line. ये चीजें आपको क्लियर कट होनी चाहिए, ताकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपको क्लियर हो कि ये क्योंकि लॉसलेस है, तो मैंने ये इक्वेशन यूज करनी है, और अगर ये लॉसी है, तो मुझे ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और उसका फिर आपको कंसेप्चुअल डिफरेंस भी पता हो। Okay, so that's enough for today's lecture. We will take lecture tomorrow as well, and we will try to cover whatever I think are some topics which which students like to struggle. बट एज जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप मुझे खुद ही बता दें कि इस माइक्रोवेव इंजीनियरिंग कोर्स में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप कह सकते हैं कि यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंसेप्चुलाइज, तो वो मैं पढ़ा पढ़ा सकता हूँ। इस वक्त तो मैं
अपने तौर पर जो टॉपिक मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर?